अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने स्कीम्स पढ़ी थी जो इस एक्ट के तहत आती हैं। 3 स्कीम्स हमने पढ़ी थी। अभी आज हम पढ़ रहे हैं कि उन स्कीम्स को एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन की जो योजना है वो कौन प्रशासन उनका करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम जो है, देयर आर 4 जो बॉडीज़ हैं या अधिकारी हैं जो कि उनकी टीम को उनका टीम को गठन किया जाता है, उनकी नियुक्ति की व्यवस्था करी जाती है ताकि ये जो एक्ट बनाया गया है उसको, जो स्कीम्स बनाई है उनका एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन किया जा सके। पहला आता है केंद्र बोर्ड जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड। सेकंड है एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसे हम बोलते हैं कार्यकारिणी समिति। थर्ड है राज्य बोर्ड जिसे हम बोलते हैं स्टेट बोर्ड। एंड फोर्थ है अधिकारीगण जिसे हम बोलते हैं ऑफिसर्स। पहला हम ले लेते हैं सेंटर बोर्ड। सेंटर बोर्ड क्या है? इसमें सबसे पहले सेक्शन 5A एंड 5C के प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाता है सेंट्रल बोर्ड को, जिसे हम न्यासी बोर्ड, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन करते हैं और इसे हम केंद्र बोर्ड के नाम से जानते हैं। बोर्ड एक समावेशित संस्था होती है जिसको इस प्रकार जो नियुक्त बोर्ड है वो एक समावेशित संस्था माना जाता है। इसमें इसका एक निश्चित नाम होता है और उसके साथ साथ इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसके पृथक अस्तित्व होता है और इसकी एक कॉमन सील होती है। और बोर्ड के अंदर यह बोर्ड अपने नाम से दूसरे इस पर बात प्रस्तुत करने का राइट रखते हैं अंडर सेक्शन 5C। गठन की तिथि एवं क्षेत्र अगर हम बात करें सेंट्रल बोर्ड का, तो केंद्र बोर्ड का गठन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रभावी हुआ माना जाता है और इस बोर्ड का जो क्षेत्राधिकार है उन राज्य क्षेत्र का तक विस्तृत होगा जितना कि इस अधिनियम का है। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो केंद्रीय बोर्ड का क्षेत्राधिकार जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट है सदस्य की बात करें तो ये सदस्य कौन कौन आते हैं इसके अंदर? पहला आता है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई है। केंद्र भविष्य निधि आयुक्त, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 15 सदस्य जो इसके अधिकारियों में से होंगे। केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम 15 सदस्य जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उन प्रतिष्ठानों पर जिन पर ये लागू होगा उसके हमें कम से कम 10 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चाहिएंगे और उसके साथ साथ जिन प्रतिष्ठानों पर ये लागू होता है उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले 10 लोग। नेक्स्ट आता है सदस्यों की नियुक्ति शर्त क्या रहेंगी और सभा की प्रक्रिया क्या रहेगी। केंद्र सरकार के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें भी उसी योजना में से दी जाएगी और इसके अतिरिक्त बोर्ड की जो सभाओं के समय, स्थान व कार्य प्रक्रिया भी वही होगी जो कि उन योजनाओं में दी हुई होगी। केंद्र बोर्ड का कार्य क्या है? केंद्र बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा। निधि का प्रशासन करता है, अन्य कार्य करता है जो भी इस एक्ट के अनुसार हो, पेंशन योजना या बीमा योजना की जो भी व्यवस्थाएं करनी है उससे रिलेटेड आय और जो व्यय खर्चे होंगे उसका लेखा रखना होता है। सेंट्रल बोर्ड को लेखों के अंकेशन तथा रिपोर्ट बनानी होती है। वार्षिक अंकेशन, व्यय का भुगतान, अंकेशक के कुछ अधिकार होते हैं, अंकेशन रिपोर्ट बनाई जाती है, वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे आदि संसद में प्रस्तुत करने होते हैं। तो ये था सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजन जो सेक्शन 5A और 5C के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसे हम बोलते हैं कार्यकारिणी समिति। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाता है इस बॉडी का। इसकी गठन की तिथि व कार्य होता है। इसको सेंट्रल बोर्ड की मदद करनी होती है, उसके कार्यों को निष्पादन में सहयोग करना होता है। इसमें जो सदस्य हैं मैं उनके आपको नाम बता रही हूँ। जैसे एक अध्यक्ष होगा जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 2 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा उन सदस्यों से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों में से केंद्र बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। 3 व्यक्ति सरकार द्वारा उन सदस्यों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त किया है। 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जिन्हें सरकार ने सेवायोजकों के प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया है।
3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको कर्मचारी के प्रतिनिधित्व के लिए नियुक्त कराए, और केंद्र भविष्य निधि आयुक्त पदेन सदस्य होंगे। और सदस्यों की नियुक्ति एवं शर्तें एवं सभा की प्रक्रिया जो है वो कार्यकारिणी समिति के सदस्य की नियुक्ति शर्तें उसी योजना से दी जाएगी इसके अतिरिक्त इन समिति में सभाओं के समय, स्थान तथा कार्य प्रक्रिया भी वही होगी जो उस योजना में दी हुई होगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। थर्ड आता है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के लिए सेक्शन है 5B एंड 5C। केंद्र सरकार द्वारा स्टेट बोर्ड का गठन किया जाता है। बोर्ड का में एक समावेशित संस्था होती है, शक्तियाँ होती है और उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति एवं शर्त व सभा की प्रक्रिया जो है वो सब जो भी प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग करी जाती है। नेक्स्ट आता है ऑफिसर्स, जिसे हम बोलते हैं अधिकारीगण। ऑफिसर्स जो है केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त का अपॉइंटमेंट किया जाता है। वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। अन्य अधिकारी जैसे अतिरिक्त या अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि उपायुक्त, प्रादेशिक भविष्य निधि उपायुक्त, आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ऐसे ही अन्य अधिकारियों का अपॉइंटमेंट इसके तहत किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ दशाओं में जो है संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति ली जाती है और राज्य बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्ति भी करी जाती है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। इसके अंदर जब सेवायोजक द्वारा देय राशि का निर्धारण कैसे किया जाएगा उसके लिए अधिकृत अधिकारी हैं, जैसे केंद्र भविष्य निधि आयुक्त है, किसी भी अपर केंद्र भविष्य निधि आयुक्त को या किसी भी भविष्य निधि उप आयुक्त को, किसी भी प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त को या किसी भी सहायक भविष्य निधि आयुक्त को अधिकृत अधिकारी जो होता है उसको आदेश देने का हक होता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकता है। अग्रलिखित उपदेश होगा उसका। उसके साथ साथ जांच पड़ताल करने का राइट होता है उनका, और जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों को न्यायालय की शक्ति होती है। उसके साथ साथ आदेश से पूर्व सेवायोजकों को सुनवाई करने का अवसर देना पड़ता है। अगर कोई भी आप आदेश निकाल रहे हो तो सेवायोजकों को राइट है कि वो उन्हें सुनवाई का अवसर मिले। आदेश जारी करना होता है। अगर एक पक्ष आदेश अगर दिया जा चुका है तो उसको निरस्त करने के लिए भी आवेदन सेवायोजक कर सकता है। उसके साथ साथ रिव्यू ऑफ ऑर्डर जो है, रिव्यू ऑफ ऑर्डर के अंदर देखते हैं हम, कोई भी ऑर्डर जब निकाला जाता है तो उसको रिव्यू करने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता होती है। जब पीड़ित पक्षकार है जो अगर वो आवेदन करता है या जब जांच अधिकारी स्वयं आवश्यक समझे तो वो ये कर सकता है। उसके साथ साथ पीड़ित पक्षकार के आवेदन का आधार होना जरूरी है। यदि पीड़ित पक्षकार ने आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की हो। सेकंड, यदि उसे किसी ऐसी नई या महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला हो कि वह उचित श्रम व प्रयास करने के उपरांत भी उसकी जानकारी में नहीं था या उसे आदेश जारी करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर सका था, तो उसके वो आधार होना चाहिए। यदि अभिलेख की प्रकट रूप से किसी गलती या भूल के कारण आदेश जारी कर दिया गया है या किसी अन्य उचित कारण के आधार पर, तो ये आधार होना जरूरी है। उसके बाद आवेदन प्रारूप एवं विधियों के आवेदन करने का पूरा एक प्रारूप होता है और एक रीति होती है जो कि प्रस्तुत करनी जरूरी है। आवेदन की अस्वीकृति या स्वीकृति होगी, उसके बाद उस पर पुनर्विचार का आके आवेदन को स्वीकार करने के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसके बाद वो वापस अपील नहीं कर सकता है। फिर आता है इसके अंदर रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से हम कैसे रिकवरी करेंगे? वसूली कर योग्य राशियाँ जो है हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि किसी भी प्रतिष्ठान के सेवायोजक से निम्नलिखित निम्नांकित प्रकार से देय बकाया राशि को वसूल किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि या बीमा निधि के संबंध में देय अंशदान की राशि अगर उसकी है, केंद्र भविष्य निधि आयुक्त निर्धारित श्रम क्षतिपूर्ति की राशि है, किसी अन्य भविष्य निधि के लिए संचित
अंशदान की राशि है, किसी छूट प्राप्त प्रतिष्ठान की छूट निरस्त करने के कारण संचित अंशदान की राशि या अन्य अधिनियम के प्रकार कोई भी ऐसी राशि उसकी देय हो। फिर है ब्याज। इस अधिनियम में किसी भी योजना के अधीन देय राशि पर सेवायोजक को 12% या योजना के विनिर्दिष्ट उचित दर पर साधारण ब्याज देना पड़ता है। सेवायोजक द्वारा ठेकेदार से वसूल करना किसी ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से नियुक्त किसी कर्मचारी के संबंध में सेवायोजक द्वारा इस अधिनियम के अनुसार प्रदत्त या देय किसी अंशदान या कोष के प्रशासन व्यय की राशि उस ठेकेदार से वसूल की जा सकती है। ठेकेदार द्वारा कर्मचारी से वसूल की जा सकती है। उसके साथ साथ सेवायोजक के अंशदान की कटौती ना करना। कभी भी कोई अनुबंध के अभाव में अगर कोई भी ठेकेदार कर्मचारी की मजदूरी आदि से सेवायोजक के अंशदान या कोष का प्रशासन व्यय की कटौती नहीं कर सकता है। अब आता है मोड ऑफ रिकवरी। मोड ऑफ रिकवरी के अंदर अगर हम देखें तो अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। फिर वसूली अधिकारी जिसे प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो उसको देखेगा। उसके बाद प्रमाण पत्र की वैधता तथा उसमें संशोधन किया जाता है। प्रमाण पत्र के अधीन कार्रवाई पर रोक लगाई जा सकती है। फिर वसूली की विधि होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। वसूली के अन्य विधियां जो है वो भी ध्यान में रखी जा सकती है और उसके साथ साथ आयकर अधिनियम के विषय के कुछ प्रावधानों को लागू करना होता है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अपील ट्रिब्यूनल, एपीलेट ट्रिब्यूनल। केंद्र सरकार द्वारा ये जो है बॉडीज़ को इसका गठन किया जाता है। शक्तियाँ, कार्य व अधिकार क्षेत्र होते हैं इसके, सदस्य एवं उसकी योग्यताएं होती हैं, कार्यकाल होता है, इसमें पीठासीन अधिकारी होता है उसकी जो है 62 साल की उम्र। ये दो चीज़ें होती है, या तो कार्यकाल पे 5 साल होता है उसका कार्यकाल, या तो तब या उसके 62 साल की उम्र तब हो जाए तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और अब अपने पद से जो है वो त्याग पत्र भी दे सकता है। उसके साथ उसे राष्ट्रपति चाहे अगर उसको ने कोई मिसबिहेव करा हो या उसने कुछ इनके पास उसकी क्षमता के बाहर जाके उसकी क्षमता से बाहर जाके उसने कोई कार्य करा है तो राष्ट्रपति उसको आदेश देकर उसके पद से हटा सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो यदि कोई किसी कारण पीठासीन अधिकारी को हटा दिया जाता है तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वह रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकती है। वेतन भत्ते तथा सेवा की शर्तें जो पीठासीन अधिकारी होगी तो जो जिसने भी सरकार ने उसको नियुक्त करा है वो डिसाइड करती है उसकी शर्तें क्या रहेगी। अधिकरण के कर्मचारी, केंद्र सरकार किसी अधिकरण के लिए आवश्यक अधिकारियों तथा उन कर्मचारियों की प्रकृति तथा श्रेणी निर्धारित करेगी तथा उसे उपलब्ध कराती है। गठन के दोष प्रभावहीन अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर किसी भी रीति की कोई प्रश्न उठता है तो इसी प्रकार किसी अधिकरण के गठन में रहे किसी भी दोष के कारण भी उस अधिकरण की कार्रवाई पर कोई प्रश्न नहीं आता है। नेक्स्ट आता है अपील टू ट्रिब्यूनल एंड इट्स प्रोसीजर। अब जब कोई भी व्यक्ति अपील करता है ट्रिब्यूनल से, अधिकरण को अपील करता है उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। सबसे पहले पीड़ित पक्षकार द्वारा अपील करी जाती है। अपील की प्रक्रिया होती है और उसकी शक्तियाँ होती है, उसको ध्यान में रखना होता है। अधिकरण तथा उस पर कार्रवाई करने की प्रकृति होती है। अपील स्वीकार करने की शर्तें होती है। स्वयं का वकील की सहायता से उस अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हो व्यक्ति। अधिकरण के आदेश दिए जा अधिकरण जो है अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देने के बाद अपील किए गए आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कोई भी आदेश जो कि उचित समझे वह दे सकता है। उस आदेश की पुष्टि करना, उसमें परिवर्तन करना, उसे निरस्त करना, ये केंद्र सरकार के अधिकरण अपील के पास पावर होती है। फिर है आदेश है संशोधन करना है तो वो संशोधन जो भूल से या गलती से कुछ अगर हो गया है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। आदेश की कॉपी भेजना, उसकी प्रति भेजना, अधिकरण अपने प्रत्येक आदेश की प्रति जो है वह उसके पक्षकार को भेजेगा और आदेश अंतिम होगा। जो अपील प्राधिकरण के आदेश है वो अंतिम आदेश माना जाता है
और इसको किसी भी न्यायालय में प्रश्न इसके अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विथ रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग: सेंट्रल बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेट बोर्ड ऑफ ऑफिसर। ये सारी जो बॉडीज़ हैं आपको इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस है आपको वो इसके अंदर लिखने हैं। थैंक यू सो मच।